हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर जिन्स मैथ्यू। वेलकम टू माय चैनल साई विजन। आज मैंने आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर उसके वो टर्मिनोलॉजी में ही ऐसे लिखा हुआ है। अटेंशन डेफिसिट, हमारा जो ध्यान देने का जो क्षमता वो कम पड़ रहा है, और हाइपर एक्टिविटी, हमारा जो एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वही एक डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें सिम्टम्स यही होता है, कोई भी बच्चे अपने कोई भी काम में ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जल्दी जल्दी उसका ध्यान हटने लगता है, और हाइपर एक्टिविटी इतना ज़्यादा है कि वो कहीं भी आराम से बैठ नहीं पा रहा है, वो हिलता रहेगा, चलता रहेगा। और ये बच्चे में डायग्नोसिस किया जाता है, बच्चों में एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है। ये पहले 5 साल के अंदर इतने इसके अंदर जितने भी सिम्टम्स है, वो सिम्टम्स वगैरह पहले 5 साल के अंदर हमको ये सारे सिम्टम्स पाया जाता है। अगर 5 साल के बाद ये सिम्टम्स दिख रहा है, 5 साल तक ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई ज्यादा हाइपर एक्टिविटी वगैरह नहीं था, अटेंशन का कोई, श्रद्धा का कोई, ध्यान देने का कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट 5 साल के बाद इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिला, तब उसको डायग्नोसिस और कुछ होना चाहिए, उसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि इसमें ब्रेन इम्पेयरमेंट का कुछ कारण हो सकता है, ब्रेन इंजरी के चलते, या मतलब जैसे मुर्गी के चलते इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर ये एडीएचडी है, तो पहले जो 5 साल के जो एज है उसके अंदर ही ये सिम्टम्स वगैरह पाया जाता है। बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं, हमारे घर पे देखते हैं, बाहर देखते हैं, बच्चे हमेशा थोड़ा हाइपर ही रहता है, क्योंकि वो चलने फिरने का को थोड़ा सीख लेता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, और वो भागता है, चीज़ें उठाता है, फेंक लेता है, सारी चीज़ें करता रहता है, क्योंकि उनका स्टाइल वही है, सारे बच्चे का स्टाइल वही है। और बोलने जब लगता है तो बहुत कुछ बोलता रहता है, मतलब हमको कभी कभी समझ में नहीं आता है, बट वो बोलता रहता है। ठीक है, वो कम्युनिकेट करने का कोशिश हमेशा करता रहेगा। थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा तो हमको समझ में आता है, ये नॉर्मल है, बट बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा है, ये ठीक से सो भी नहीं पा रहा, इतना हाइपर है, इतना बोलते रहता है, इतना उसका कहीं भी उसका ध्यान नहीं रह रहा है। तो हमको लगा है कि ये बच्चे में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चे को हमारे लाइफ में देखे हैं, और उस बच्चे जैसे नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है। तो ऐसे लगता है तो ठीक है, तब भी उसमें डायग्नोसिस कभी कभी नहीं बनता है। डायग्नोसिस तभी बनता है जब ये बच्चे स्कूल जाता है। स्कूल जाता है तो उनको दिमाग चलाना बहुत ज़रूरी है। तो 5 साल के अंदर जो घर पे जितने भी खेल होता है, हमारे इलाके में बच्चे के साथ जितना भी खेल होता है, बॉल का खेल होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की काम कम होता है। कभी कभी चेस वगैरह कुछ खेलेंगे तो उस तरह का थोड़ा दिमाग चलाने का काम 5 साल के बच्चे चेस नहीं खेलते, तो उस तरह का दिमाग का काम जब होता है, तब ये बच्चे में समझ में आता है कि इसमें इनमें प्रॉब्लम है, तो तब भी हम सोचेंगे कि ये बच्चा है, बढ़ रहा है, बड़ा होकर के ठीक हो जाएगा, ऐसे ही हम सोचते हैं। और जब स्कूल जाते हैं तब ये आइडेंटिफाई हो जाता है। ये इसलिए आइडेंटिफाई होता है कि स्कूल में जाकर के ये बच्चा भागते रहना वो अलाउड नहीं है। एक जगह पे जाके बैठना है, क्लास मान लीजिए 1 घंटा के लिए क्लास है, वो वहाँ पे हिलना नहीं है। अगर पेशाब करना होगा, इधर-उधर टॉयलेट जाना होगा तो जा सकता है, नहीं तो जब तक घंटी नहीं बजेगा बच्चे को उधर बैठना है, ये बैठ नहीं पाएगा। ये बैठते-बैठते ऐसे-ऐसे करता रहेगा, सामने वाले को से बात करते रहेगा, उसको धक्का देते रहेगा, और पैर हिलते रहेगा, बीच-बीच में उठते रहेगा। वो आराम से बैठ नहीं पाता है, और लिखने का काम, वो कहीं भी उसका ध्यान नहीं रह रहा है। मतलब एक वर्ड्स हमको लिखना है, ठीक है, मैंने उधर से वो चीज उठाया, वो मैंने उतना ही है, उसके बाद वो कुछ साउंड सुना, उधर देखा, और इसको छोड़ करके उधर गया। तो इनका ध्यान एक जगह पे फिक्स नहीं हो पा रहा है, ज्यादा देर के लिए वो ध्यान नहीं रह पा रहा है। तो इसीलिए उनका ये प्रॉब्लम स्कूल में आइडेंटिफाई हो रहा है, तो टीचर बोलते हैं कि इनका कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ज़्यादा देर के लिए ध्यान नहीं दे पा रहा है।
और ये एक जगह पे बैठ नहीं पा रहा है। ये बच्चे हमेशा स्कूल से जब वापस घर आते हैं, पेरेंट्स के लिए टीचर का इतना ज़्यादा कंप्लेंट रहता है, ये बच्चा बहुत बदमाश है आपका, वो हर समय बात करता रहता है, हमको क्लास लेने नहीं देता है, पोर्शन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, और आपस में बच्चे के साथ झगड़ा होता है, और ये क्लास में ऐसे ही बैठ जाता है, बैठ जाता है, उठ जाता है, क्या क्या करता रहता है समझ में नहीं आता है। तो इस तरह का हरकत ये बच्चे में होता है, और टीचर्स का कंप्लेंट तो आता ही रहेगा। और इनका दूसरा प्रॉब्लम है कि आपस में जितने भी जो फ्रेंड्स सर्कल होते हैं, इनको रिजेक्ट कर लेते हैं। क्यों रिजेक्ट करते हैं? क्योंकि बच्चे के बीच में बहुत सारे खेल होते हैं, आउटडोर गेम होता है, इंडोर गेम होता है। ये आउटडोर गेम हो, इंडोर गेम हो, हर गेम का रूल्स होता है, और रूल्स को फॉलो करके खेलेंगे तभी गेम का मजा आता है। इसलिए सब लोग खेलना चाहते हैं, उसमें अपने मन से नहीं, रूल फॉलो करके खेल रहे हैं। बट ये जो बच्चे, प्रॉब्लम क्या है, ये रूल समझ लेता है बट उसमें माइंड में नहीं है, उनको जैसे मन है वैसे रूल ब्रेकिंग करके वो खेलने लगता है, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, दूसरे बच्चे के साथ मारपीट वगैरह होता है, कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है। तो कभी कभी मारपीट करते इसको भगा देता है, नहीं तो इसको साइड में करते हैं, अवॉइड करते हैं। अगर ये फिर भी प्रॉब्लम कर रहे हैं तो वो बच्चे दूसरे जगह खेलने के लिए चुन लेता है। तब ये क्या होता है, ये बच्चे के अंदर ऐसे सोच नहीं आता है कि ये मेरे प्रॉब्लम के चलते मेरे दोस्त लोग हमको अवॉइड कर रहा है, ऐसे नहीं सोचता है बच्चे। बच्चे को ऐसे लगता है कि कोई मुझे नहीं चाहता है, मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। तो इस तरह का फीलिंग जब बच्चे में आता है लेटर लाइफ, बाद में चलते इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे हो जाता है, इनका सेल्फ एस्टीम बहुत डाउन हो जाता है। जिनका सेल्फ एस्टीम डाउन हो, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो, वो समाज के सामने आके अपने को प्रसन्न नहीं कर पा रहे, समाज से हमेशा साइड से चलेगा। ये साइड से चलने वाले बच्चों को लोग बाद में चल के बड़े होके यूटिलाइज करने लगता है, क्योंकि इनका जो वीक पॉइंट्स है वो यूटिलाइज करना शुरू करता है। इनको ये बच्चे बाद में जा करके वो बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे चीजें सोच नहीं पा रहे हैं। आप उनसे बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपने बताया, बट ये बच्चे ठीक से पूरा नहीं सुनता है, इधर उधर से सुन लेता है, और उसके बाद में जोड़ करके अपना जैसे समझ लेता है। जैसे आप बोलते हैं वैसे नहीं समझते, वो अपने तरफ से समझ लेता है, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा है कि इनका इम्पल्सिविटी, मतलब चीज़ों को अच्छे से समझने से, समझ करके इसका प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट सब समझ करके एक एक्शन लेने के पहले वो जंपिंग करता है, कंक्लूजन पे जंपिंग करता है, और इसीलिए प्रॉब्लम इनका आगे लाइफ में बहुत सारे होता है। जैसे मनी का मतलब ये पैसा की डीलिंग्स वगैरह होता है, और परचेसिंग का हो तो वो जंपिंग करता है, और गुस्सा आया जल्दी मारपीट में चला जाता है, वो सोचता नहीं, अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इम्पल्सिविटी के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, इसी चैनल में है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें देख लीजिएगा। बच्चे में इम्पल्सिविटी किस किस लेवल पे पाया जाता है, और इम्पल्सिविटी अगर आपके बच्चे में कम करना चाहते हैं, क्या क्या हमको करने का है, कैसे उनका इम्पल्सिविटी कम कर सकते हैं, वो वीडियो में मैंने अच्छे से बता दिया, आप देख लीजिएगा। और इस बच्चे में और भी प्रॉब्लम रहता है कि ये बच्चे कभी क्यू में रह नहीं पाता है। कोई भी चीज़ें के लिए हम ऑफिस गए तो वहाँ पे भीड़ लगा हुआ है, क्यू में बैठना है, ये क्यू में नहीं बैठ पाता है, और हमेशा क्यू में ब्रेकिंग करके आगे चलता है, मारपीट होता है, नहीं तो कुछ बड़े होकर के कुछ जुगाड़ लगा देता है वो अपना काम निपटाने के लिए। तो इस तरह का हरकत इन लोगों से बहुत ज़्यादा होता है, और आगे चलते इन लोग ड्रग्स में और दारू में सब जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। मैंने पहले आपको बताया बचपन से ही पाया जाता है, क्योंकि बचपन से ये सिम्टम्स वगैरह देखने को मिलता है, वहाँ पर डायग्नोसिस हो जाता है, बट ये प्रॉब्लम आगे भी होता है। जैसे स्कूल डेज में 10वां क्लास हो, 12 क्लास हो, चलता रहता है, और कुछ लोगों के साथ ऐसे होता है कि ये जितने भी सिम्टम, ध्यान ज़्यादा देर तक एक जगह पे फोकस नहीं कर पा रहा है, और इनका हाइपर एक्टिविटी ये अडल्ट लाइफ में भी चला जाता है, तब इनको बोलते हैं कि अडल्ट ADHD बोलते हैं।
और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता है कि जब 12 साल का या 14 साल का हो जाता है, इनका जो हाइपर एक्टिविटी, ज़्यादा एनर्जी लेवल वो थोड़ा बढ़ जाता है, कम हो जाता है, वो सेटल हो जाता है और इनका ध्यान देने का जो प्रयास है वो थोड़ा कम हो जाता है, डिफ़िकल्टी कम हो जाता है। तो और थोड़ा अच्छे से कॉन्सन्ट्रेट करके वो पढ़ पा रहा है और थोड़ा आराम से बैठ पा रहा है इन लोगों को, ठीक है। बट ये ट्रीटमेंट करो या ना करो, ये तो 12-14 साल के अंदर ये सेटल हो जाता है। तो क्वेश्चन यही है, अगर मेडिसिन लिया और मेडिसिन नहीं लिया, ये समय तक ये सेटल हो जाता है, तो मेडिसिन क्यों लेंगे? मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है और साइकोथेरेपी, बिहेवियरल थेरेपीज वो करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इनका ये जो प्रॉब्लम के चलते जो छोटे क्लास में जितना भी पढ़ना है, हम सब जानते हैं बड़े क्लास में जो पढ़ते हैं उसका बेसिक छोटे क्लास में है ना। तो छोटे क्लास में अगर बेसिक नहीं मिले तो बड़े क्लास में जा करके बच्चा क्या करेंगे, ठीक है। जैसे मैथ्स का आप जानते हैं 2+2 4, ये सारी चीज़ें जो वो गुणा करना, जोड़ना, ये सारी चीज़ें छोटे क्लास में पढ़ता है और 10th क्लास में, 9th क्लास में ये जोड़ने वाला काम नहीं ना सिखाता है, उसका आगे एडवांस लेवल पे सिखाते हैं। तो इसलिए बेसिक लेवल ये बच्चे नहीं सीखते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ा और हमारा बहुत सारे सरकारी सिस्टम ऐसे ही कि फेल नहीं कराना है, पास करते रहो। आगे जाके ये बच्चों को कुछ भी नहीं समझ में आता है। इनके सामने जितने भी स्टूडेंट्स, इनका क्लासमेट्स है, वो सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो इनको ये पढ़ने का जो काम है ये बहुत डर आ जाता है, ठीक है। एजुकेशन से बहुत डर है, वो भागता रहेगा, एजुकेशन का नाम सुन करके भागता रहेगा, उनके प्रति वो जो भावना है डर होता है, ठीक है। तो इसीलिए इनको मेडिसिन जहाँ पे ज़रूरी है उनको देना चाहिए और उनके साथ साथ ये बिहेवियरल थेरेपी बहुत ज़रूरी है। बिहेवियर थेरेपी भी बहुत ज़्यादा होता है, उसके बारे में हम बाद में दूसरा एक वीडियो करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें लगाना बहुत दिक्कत होता है और उसमें क्या क्या थेरेपी कराएंगे, कैसे हम पेरेंट्स इस बच्चे को किस तरह का कंट्रोल में रखेंगे और इनका बिहेवियर थोड़ा इम्प्रूव करना, ध्यान देने का जो स्टाइल है, उनका जो क्षमता कैसे बढ़ाएंगे और इनका जो हाइपर एक्टिविटी कम करने के लिए, जो ज़्यादा चलते फिरते उसको कम करने के लिए क्या क्या एज ए पेरेंट्स हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में उस वीडियो में हम बताएंगे। और इनको डायग्नोस करते समय बहुत सारे चीज़ें ध्यान रखना होता है क्लिनिशियन को। ऐसे ही कि ये मेरा बच्चा मेरे घर पे बहुत हाइपर है, वो बहुत बोलता फिरता रहता है, उसका मुंह कभी बंद नहीं होता है, ठीक है, और इनका कोई भी चीज़ में क्या बोलते हैं ध्यान नहीं रहता है। तो यही है उनका ADHD का प्रॉब्लम। बट ये बच्चा जब स्कूल जाता है एकदम परफेक्ट, वो एक जगह पे बैठता है तो वहां से हिलता भी नहीं है, ठीक है। टीचर लिखने बोलता है तो लिखता ही रहता है, तो उसके बाद उसको ADHD कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ADHD है, घर पे हो, स्कूल में हो, हॉस्पिटल में हो, यहाँ सुपरमार्केट में हो, मॉल में हो, कहीं भी हो, ये बच्चे का व्यवहार एक जैसे ही रहेगा, ठीक है। नया एक जगह पे जाएगा तो थोड़ी देर के लिए बच्चा थोड़ा इनहिबिट रहेगा, थोड़ा डिसिप्लिन टाइप का बिहेव करेगा, क्यों, और बट बात है कि थोड़ी देर के बाद वहाँ से फेमिलियर हो जाता है, वो अपना सही व्यवहार वहाँ पे शुरू हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात है कि टाइम, ये हर टाइम पसंद है। ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा सुबह बहुत हाइपर है, बहुत बोलता फिरता है, उनका ध्यान नहीं रहता है, दोपहर को ठीक है बच्चा और कल ठीक था, आज प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं हो सकता है। ये बच्चे का अगर ADHD है तो हर समय ऐसा ही है वो। बात अलग है कि अगर वो लड़का इधर मैदान में खेलने गया, खेलते खेलते उसका एनर्जी पूरा खत्म हो गया, पूरा मरा हुआ जैसे आ गया वापस घर पे, और वो फिर कुछ नहीं कर पा रहा है, आराम से बैठ रहा है, तब वो बात अलग है। अगर उनका एनर्जी फिर मिल जाता है तो शुरू हो जाता है, ठीक है। तो एक हर जगह पे ये प्रॉब्लम परवेसिव रहेगा। दूसरा है कि हर टाइम में ये रहता है।
इनके एटियोलॉजी के बारे में जब बात करते हैं, दो टाइप का डिवीजन हम कर सकते हैं। एक तो बायोलॉजिकल है, दूसरा एक ही एनवायरमेंटल है। बायोलॉजिकल यही हुआ, एक तो जेनेटिक हो गया। जेनेटिक्स में इसे बताया जाता है कि अगर हमारे फैमिली का इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, जैसे भाई बहन हुआ, ठीक है, तो उस तरह के इमीडिएट फैमिली मेंबर्स में अगर एडीएचडी इस तरह का प्रॉब्लम पहले डायग्नोस हो गया या अभी भी उनमें ये डायग्नोसिस है, तो ये बच्चे में इस तरह का प्रॉब्लम होने का चांस 10% से 35% तक रहता है। अगर ये बच्चे के माँ या बाप में इस तरह का प्रॉब्लम हो या इस तरह का प्रॉब्लम था, तो ये बच्चे में होने का चांस 50-55% रहता है। और दूसरा होता है कि न्यूरोकेमिकल, इसमें जो न्यूरो ट्रांसमिटर्स के जो इम्बैलेंस से इस तरह का प्रॉब्लम होता है। और तीसरा होता है कि न्यूरोबायोलॉजिकल, जैसे जो रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम है और फ्रंटल लोब में उसमें जो इम्पायरमेंट के चलते इस तरह का प्रॉब्लम, तो कोरिलेशन स्टडीज होता है, इसमें पाया जाता है कि इस तरह का इम्पायरमेंट इन दिस काइंड ऑफ एरियाज। तो दूसरा है कि एनवायरमेंटल इश्यूज है। एनवायरमेंटल इश्यूज है कि जैसे महीना कंप्लीट होने के बाद जन्म हुआ, तो इनमें शरीर का जो डेवलपमेंट है और ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सब पूरा हुआ नहीं होगा। तो इस तरह का बच्चे में बाद में चलते जैसे ग्रोथ होता है, तो इस तरह का प्रॉब्लम पाया जाता है। दूसरा है कि बच्चे का जन्म के टाइम में उनको ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिला, तो बर्थ क्राई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा जब जन्म होता है तुरंत वो रोना चाहिए। जो नहीं रोता मतलब इसकी जो ब्रीथिंग वाला जो ट्रैक है उसमें कुछ ब्लॉकेज है, इसलिए सांस नहीं ले पा रहा है। तो प्रॉब्लम है कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उसमें ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें सेल्स में प्रॉब्लम होता है। तो वो बच्चे में भी बाद में जाकर के इस तरह का एडीएचडी का सिम्टम्स पाया जाता है। तीसरा एक ही एनवायरमेंटल कंडीशन में कुछ टॉक्सिक, जैसे जहर टाइप का कुछ टॉक्सिक में ये जो बच्चा एक्सपोज हो या उनका मदर जब प्रेगनेंसी टाइम में एक्सपोज हो, तब भी ये बच्चे आगे जाकर के इस तरह का प्रॉब्लम डेवलप करने का चांस बहुत हाई है। और अगर बच्चे पेट में हैं उस समय माँ बहुत ज़्यादा दारू पीने लगा, बहुत ज़्यादा पीने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा पियो तो भी ठीक है, वो बच्चे में उसका असर पड़ जाता है। बाप पी सकता है, बाप हमेशा बच जाता है, और माँ पिएगा तो दिक्कत है, ठीक है। तो उस ये सब कारण है ये एडीएचडी क्यों होता है। एडीएचडी के बारे में बताएं तो ये भी बहुत जानना जरूरी है। ये बहुत ज़्यादा लड़कों में पाया जाता है, लड़कियों में ज़्यादा नहीं पाया जाता है। और आजकल इनका जो स्टैटिस्टिक्स है वो बढ़ रहा है, बहुत सारे लड़कों में ये पाया जा रहा है ये जो डिसऑर्डर है। ये दो कारण हो सकता है। एक तो हमारे जो लाइफस्टाइल चेंज हो गया उसके चलते, हमारे फास्ट फूड वगैरह, तो बहुत सारे स्टडीज लगा है बट ठीक से कोई वो कारण नहीं बताया, बट फिर भी इसमें असम्पशंस है। जैसे प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं हम लोग फूड में बहुत ज़्यादा, तो वो सबके चलते, और चॉकलेट नहीं खाना चाहिए एडीएचडी बच्चों को, वो सब में असर पड़ता है, इसे स्टडीज़ बताते हैं। और दूसरा कारण हो सकता है कि पहले ज़माने में इतना जानकारी नहीं था इसके लिए, इस रोग के बारे में, और सिर्फ साइकियाट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जानते थे इसके बारे में। बट आजकल हर पीडियाट्रिशियन, हर मेडिकल प्रोफेशनल इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, स्कूल टीचर्स अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए इस तरह का प्रॉब्लम जब उनको दिखता है, तुरंत समझ में आता है कि अच्छा ये बच्चे का ये प्रॉब्लम है, तुरंत इनको रेफर करते हैं असेसमेंट के लिए, तो उसमें डायग्नोसिस बन जाता है। ये कारण हो सकता है आजकल इसमें रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक बटन दबा दीजिएगा। और इस तरह का बहुत सारे वीडियो इस चैनल में आते हैं, साइकोलॉजी के बारे में, साइकियाट्री के बारे में, एनिमल साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, एनिमल्स का ट्रेनिंग टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें के बारे में बहुत सारे वीडियोस इसमें है अभी, और आने वाला बहुत ज़्यादा। वो जितने भी इंसान का प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होता है, और ये ख़त्म होगा तो दूसरा शुरू होता है।
तो इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स को लेकर के जो एजुकेशनल पर्पस से हम वीडियो इसमें डालते रहेंगे। अगर आप कंटिन्यू देखना चाहते हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा, आपको हर वीडियो देखने को मिलेगा और आपको सपोर्ट हमको चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ कन्वे करना है, कोई चीज़ के बारे में स्पेशल वीडियो करना है, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। अब इसमें कुछ सुधारने का चीज़ है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा। सो विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।